हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस फ्रेंड, आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के 44th पार्ट की। तो फ्रेंड्स, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ में न्यू स्टूडेंट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, अपन बढ़ते हैं आज अपने 44th पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 एवेंटियोमीटर, 2 एनीमोमीटर, 3 ओडोमीटर और 4 साइटोट्रोन। तो आपको बताना है, जो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनकी तीव्रता का निर्धारण किस यंत्र की सहायता से करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एवेंटियोमीटर, यानी कि एवेंटियोमीटर यंत्र की सहायता से सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। ओके, बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर यंत्र वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से जो वायु की शक्ति होती है उसकी गति को मापने के काम में लिया जाता है, यानी कि वायु की शक्ति और की गति को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको एनीमोमीटर यंत्र कहा जाता है। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर की सहायता से जो वाहनों के पहियों द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है। साइटोट्रोन की बात करें तो साइटोट्रोन एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है, यानी कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किसको काम में लेते हैं? साइटोट्रोन का यूज किया जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका उपयोग किया जाता है, उसका कार्य क्या है? नंबर 1 विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन, 2 विद्युत यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन, 3 प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन और 4 विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो बताना जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, है कि जो प्रकाश ऊर्जा यानी कि जो लाइट एनर्जी होती है उसको विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें अपन विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन के लिए तो इसका उपयोग होता है विद्युत बल्ब में, यानी कि विद्युत बल्ब के का कार्य होता है कि विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करना। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें कि यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, तो इसके लिए अलावा जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो ऐसी या बात करें जो सितार गिटार आदि यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो विद्युत मोटर इसका एग्जाम्पल होगा कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मापक्रम के खोजकर्ता कौन है? नंबर 1 सोडी, 2 क्लाइप्रोथ, 3 ओस्टवाल्ड और 4 सोरेनसन। तो आपको बताना जो पीएच मापक्रम जो स्केल होता है उसके खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सोरेनसन, कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पीएच मापक्रम की खोज की थी। अन्य ऑप्शन के बारे में जानिए तो पहला है सोडी। तो सोडी ये था वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने समस्थानिक की खोज की थी। क्लेप्रोथ की बात करें तो यूरेनियम की खोज करने वाले क्लेप्रोथ हैं और ओस्टवाल्ड ने अपना एक तनुता का नियम दिया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केलामिन किस तत्व का अयस्क है? नंबर 1 जिंक, 2 सिल्वर, 3 स्ट्रांसियम और 4 कैल्शियम। तो केलामिन किस तत्व का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जिंक का अयस्क होता है, यानी कि जो जिंक का अयस्क होता है वो केलामिन होता है। इसके अलावा बात करें तो एक होता है जिंकाइट होता है और एक होता है जिंक ब्लेड होता है, यानी कि जिंक के अयस्क कौन से हो गए? एक तो केलामिन हो गया, जिंक ब्लेड हो गया और एक जिंकाइट हो गया। अन्य ऑप्शन के बारे में जानिए तो सबसे पहला है सिल्वर। तो सिल्वर का होता है तो नेटिव सिल्वर और एक होता है अर्जेंटाइट। क्या होता है? नेटिव सिल्वर और अर्जेंटाइट।
स्ट्रांसियम की बात करें तो स्ट्रांसियम का एक होता है स्ट्रांसियनाइट और एक होता है सेलेस्टाइन, यानी कि स्ट्रांसियनाइट और सेलेस्टाइन। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, फ्लूएस्फोर और फास्फोराइट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एस्क से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, विशेषकर एसएससी के एग्जाम में तो डेफिनेट ही पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का व्यापारिक नाम क्या है? नंबर 1 ऑयल ऑफ विट्रियोल, 2 लाल दवा, 3 नमक का अम्ल और 4 फिटकरी। तो आपको बताना है जो H2SO4 जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है, यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियोल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का व्यापारिक नाम होता है। बात करें लाल दवा की तो पोटेशियम परमैंगनेट है, उसका व्यापारिक नाम क्या है? लाल दवा है। बात करें नमक का अम्ल तो नमक का अम्ल होता है, ये होता है हाइड्रोजन क्लोराइड होता है जिसको अपन नमक का अम्ल कहते हैं। और फिटकरी की बात करें तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है जिसको अपन फिटकरी कहते हैं। फिटकरी के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस अपॉन 2 इंटू 24H2। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मूला बात करें तो H2SO4 होता है, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का होता है KMnO4 होता है और नमक का अम्ल जिसका होता है HCl होता है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किरणों के अवशोषक के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? नंबर 1 सीजियम, 2 प्लेटिनम, 3 बेरियम और 4 एंटीमनी। तो बताना कि जो एक्स किरणें होती है उनके अवशोषक के रूप में किसका यूज करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बेरियम का यूज किया जाता है कि एक्स किरणों के अवशोषक के रूप में बेरियम धातु का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जाने, सीजियम की बात करें तो सौर सेलों में किसका यूज किया जाता है? सीजियम का, यानी जो सौर सेल होते हैं उसमें सीजियम का यूज करते हैं। प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का यूज एड्स उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो एड्स से जो ग्रसित व्यक्ति उनमें एड्स उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज करते हैं? प्लेटिनम का यूज करते हैं। एंटीमनी की बात करें दियासलाई के निर्माण में, क्योंकि जो माचिस की डिब्बियों में जो तिल्ली होती है दियासलाई होती है उसके निर्माण में किसका यूज करते हैं? एंटीमनी का यूज करते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरक्तता का रोग ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 आयरन 59, 2 सोडियम 24, 3 फास्फोरस 32 और 4 कार्बन 14। तो आपको बताना है जो अरक्तता यानी कि खून की कमी का जो रोग होता है उसके लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आयरन 59, यानी कि आयरन 59 द्वारा हम अरक्तता के रोग की जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्य ऑप्शन के बारे में जाने तो सबसे पहला है सोडियम 24। तो सोडियम 24 के जरिए हम रुधिर संचरण में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। फास्फोरस 32 की बात करें तो इसका उपयोग कैंसर या ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं। इसके अलावा और अपन बात करें जो रुधिर की खराबी से जो उत्पन्न रोग होते हैं उनको जानने के लिए भी किसका यूज करते हैं? फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। कार्बन 14 की बात करें तो जो अजीवी कार्बनिक यौगिक होते हैं वस्तुओं अजीवी जो कार्बनिक वस्तुएं होती हैं उनकी आयु का निर्धारण के लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की स्थिति के लिए भी किसका यूज करते हैं? कार्बन 14 का यूज करते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है जो मानव शरीर में जो क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती है उनकी संख्या कितनी होती है? नंबर 1 31 जोड़ी, 2 12 जोड़ी, 3 6 जोड़ी और 4 होती हैं। तो आपको बताना है जो मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 12 जोड़ी होती हैं। तो कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। 31 जोड़ी की बात करें तो ये 31 जोड़ी होती है वो स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मानव शरीर में जो स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं उनकी जो संख्या 31 जोड़ी होती है। 6 की बात करें तो मानव कर्ण में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और 4 की बात करते हैं तो जो मानव हृदय के जो कोष्ठों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथोफाइट्स क्या होते हैं? नंबर 1 अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे, 2
काष्ठीय झाड़ीदार पौधे, 3 सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे और 4 चट्टानों पर उगने वाले पौधे। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, जो लिथोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चट्टानों पर उगने वाले पौधे। यानी कि जो चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिथोफाइट्स कहा जाता है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्जिलोफाइट्स कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, ऑक्जिलोफाइट्स। यानी कि अम्लीय मृदा में जो पौधे उगते हैं उन्हें ऑक्जिलोफाइट्स कहते हैं। काष्ठीय झाड़ीदार पौधों की बात करें तो स्क्लेरोफाइट्स होते हैं, वो काष्ठीय झाड़ीदार पौधे होते हैं स्क्लेरोफाइट्स। और सामान्य मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है समोदभिद कहा जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दूध की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। नंबर 1 सानेन बकरी, 2 चाय, 3 खजूर, 4 फाइकस किसनी। तो आपको बताया जो दूध की रानी के नाम से किसे जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सानेन बकरी को। जो सानेन बकरी होती है उसको दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन की बात करें, चाय की बात करें, चाय को जो पेय पदार्थ होते हैं तो पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है, चाय को पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है। खजूर होता है उसको सेंचुरी प्लांट कहते हैं। और फाइकस किसनी को माखन कटोरी कहा जाता है। कि माखन की कटोरी किसे कहेंगे, फाइकस किसनी को कहते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितने वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फल का गुद्देदार पुष्प खाया जाता है। नंबर 1 आम का, 2 तरबूज का, 3 अनानास का और 4 नाशपाती का। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा फल है जिसका गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नाशपाती का। यानी कि नाशपाती होता है एक कोम प्रकार का फल होता है और इसका हमेशा कौन सा पार्ट खाया जाता है, गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। बात करें अन्य ऑप्शन की तो आम की बात करें तो आम होता है वो ड्रूप प्रकार का फल होता है, ड्रूप जिसे अपन कहते हैं। इसके अलावा बेर और नारियल भी होते हैं। और बात करें तो इसका हमेशा मध्य फल भित्ति खाई जाती है। तो इसके अलावा और बात जब बेर होता है तो बेर होता है वो उसकी भी हमेशा मध्य जो बाह्य वो मध्य फल भित्ति खाई जाती है। और नारियल का हमेशा क्या खाया जाता है, भ्रूण पोष पार्ट खाया जाता है। बात करें तरबूज की तो तरबूज होता है वो पीपी प्रकार का फल होता है और इसकी हमेशा मध्य व अंतर फल भित्ति खाई जाती है। अनानास की बात करें तो ये सोरोसिस प्रकार का फल है और इसका संपूर्ण पार्ट के अंदर इसकी जो इसका सह पत्र होता है, इसका परितल है, रेकिस पार्ट है, इसके अलावा इसकी फल भित्ति, इसको संपूर्ण को खाया जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी वनस्पतियाँ जिनकी कलियाँ मिट्टी के अंदर रहती हैं क्या कहलाती हैं। नंबर 1 हेलोफाइट, 2 हाइग्रोफाइट, 3 हाइड्रोफाइट और 4 जियोफाइट। तो आपको बताना है कि वे वनस्पतियां कौन सी हैं जिनकी कलियां मिट्टी के अंदर रहती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जियोफाइट। यानी कि जियोफाइट वे वनस्पतियां होती हैं जिनकी कलियां हमेशा कहाँ रहती है, मिट्टी के अंदर रहती हैं। अन्य ऑप्शन को जाने तो पहला है हेलोफाइट। तो हेलोफाइट वे वनस्पतियां हैं जो हमेशा नमकीनी मिट्टी के अंदर उगती हैं। यानी कि नमकीनी मिट्टी के अंदर उगने वाली वनस्पतियां क्या कहलाती हैं, हेलोफाइट कहलाती है। हाइग्रोफाइट की बात करें तो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में, जहाँ अत्यधिक मात्रा में आर्द्रता होती है, नमी होती है, वहाँ उगने वाली वनस्पति कौन सी होती है, हाइग्रोफाइट होती है। हाइड्रोफाइट की बात करें तो जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति कौन सी होती है, हाइड्रोफाइट होती है। यानी कि जहाँ जल की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है वहाँ उगने वाले जो वनस्पति होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोफाइट होती है। तो ओके फ्रेंड आप समझ पाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 टेटोलॉजी, 2 पेलियोबोटनी, 3 टेलीपैथी, जिसको जेलीपैथी भी कहा जाता है, और 4 जूजोग्राफी। तो आपको बताना है कि किस शाखा के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पेलियोबोटनी। यानी कि विक्रम साहा ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि जो पेलियोबोटनी होती है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर जो पुरातन वनस्पतियाँ होती हैं या पुरातन जो जीवाश्म होते हैं, पादप जीवाश्म होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। अन्य ऑप्शन की बात करें टेटोलॉजी, तो टेटोलॉजी के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी के द्वारा हम मानसिक दूर संवेदन की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करते हैं। और जूजोग्राफी द्वारा प्राणियों की प्रकृति या पृथ्वी पर जो विघटन का अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है, जूजोग्राफी में करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है? नंबर 1 हाफ मिश्र, 2 चिम्पर, 3 फोंटाना और 4 फ्लेमिंग। तो आपको बताना है क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हाफ मिश्र। कि हाफ मिश्र ने क्रोमोसोम्स के बारे में सबसे पहले बताया था, इसके खोजकर्ता कौन है? हाफ मिश्र है। बात करें चिम्पर की, तो चिम्पर ने ये वैज्ञानिक तो इन्होंने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी, फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी और फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन की खोज की थी। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो नंबर 1 टोर्नफोर्ट, 2 बोहिन, 3 लिनियस और 4 रे। तो आपको बताया जो आधुनिक जो वनस्पति विज्ञान उसके जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कैरोलस लिनियस है। यानी कि कैरोलस लिनियस थे वो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक है। बोहिन की बात करें तो इन्होंने अपना एक प्लांटेरियम स्पीसीज के नाम से अपना एक ग्रंथ लिखा था और उसके बारे में इन्होंने वनस्पति विज्ञान के बारे में डिटेल से बताया है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी उपस्थिति में टमाटर नरम हो जाता है? नंबर 1 बार्नेज, 2 पॉलीगैलेक्टयूरोनेज, 3 मैनिटोल और 4 साइक्लोबैक्ट्रीन। तो बताना है कि जो टमाटर होता है वो किसकी वजह से नरम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पॉलीगैलेक्टयूरोनेज की वजह से। यानी कि उसमें पॉलीगैलेक्टयूरोनेज पाया जाता है जिसकी वजह से टमाटर क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानक H2 इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? नंबर 1 0 वोल्ट, 2 1.0 वोल्ट, 3 1.10 वोल्ट और 4 0.25 वोल्ट। तो आपको बताना जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा 0 वोल्ट होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो शुद्ध जल की मोलरता की बात करें फ्रेंड तो अपना फर्स्ट है 18 एम, 2 1 एम और 3 55.55 एम और 400 एम। तो आपको बताना है कि जो शुद्ध जल होता है प्योर वाटर होता है उसकी मोलरता कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 55.55 एम। अब अपन जान लेते हैं जो मोलरता होती है वो क्या होती है। तो डिफरेंट मोलरता होती है वो एक ऐसी क्रिया होती है में 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है कि मोलरिटी कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसलिए शुद्ध जल की मोलरता होती है वो कितनी होती है? 55.55 एम होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। थायरोक्सिन में प्रमुख अवयव तत्व है। नंबर 1 आयोडीन, 2 क्लोरीन, 3 ब्रोमीन और 4 फ्लूओरीन। तो आपको बताया जो थायरोक्सिन में प्रमुख अवयव है वो कौन सा है? ऑप्शन 1 आयोडीन इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक है। नंबर 1 90 से 103, 2 89 से 103, 3 94 से 103 और 4 उपयुक्त सभी। तो आपको बताया जो आवर्त सारणी में जो तत्व पाए जाते हैं एक्टिनाइड तत्व उनके परमाणु क्रमांक कितने से कितने तक होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 90 से 103 तक। यानी कि आवर्त सारणी में प्रेजेंट 90 से 103 तक के जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ कुछ ऐसे तत्व जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। जबसे सबसे पहले तो जो 90 नंबर का तत्व होता है इसको हम थोरियम कहते हैं जिसका प्रतीक चिन्ह TH होता है, ये तो थोरियम होता है। इसके अलावा 92 नंबर का यूरेनियम जिसका प्रतीक चिन्ह U, एक 94 नंबर का प्लूटोनियम जिसका PU होता है और एक लास्ट 103 नंबर का जिसको लॉरेंसियम जिसका प्रतीक चिन्ह LR होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? क्या वाकई में लगता है वीडियो आपके किसी फैमिली मेम्बर या आपके किसी फ्रेंड्स जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो आप तक पहुँच पाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अवश्य लाइक कीजिए। साथ में
जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब विद बेल आइकन बटन सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस में को गेन कर सके। क्योंकि फ्रेंड अगर आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है, मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह हम लगातार इन सीरीज को आगे करते रहेंगे और जल्द ही आपके लिए मैं आपके नए इनिशिएटिव के रूप में एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि आपकी जो जनरल साइंस है बहुत ही ज़्यादा इतनी अच्छी कर दूंगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और साथ में अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में हो उसमें इसको शेयर कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।